हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक छोटा सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। परागण तथा निषेचन में अंतर। ठीक है, परागण एवं निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग जो है इनमें छोटा सा अंतर देखने वाले हैं। नंबर एक, दोनों की जो है डेफिनेशन, जो परिभाषा है, उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो है बनता है, पहला पॉइंट जो है हमारा आता है परागण से। तो परागण में हम लोग क्या कहते हैं, परागण की क्रिया में होता क्या है कि इसमें परागकण जो है वो परागकोश से निकलते हैं और निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। तो क्या होता है, परागण में हमने क्या कहा कि इसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, वही निषेचन में हम लोग कहते हैं, निषेचन की क्रिया में क्या होता है, ये भ्रूण कोश के अंदर होती है, भ्रूण कोश के अंदर होती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। और इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजन करते हैं। ठीक है, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। मतलब वह क्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। इस क्रिया के अंत में होता क्या है, परागण की क्रिया के अंत में हमने देखा कि जो परागकण होते हैं वो पराग नलिका का निर्माण करते हैं और अंत में दोनों नर युग्मकों को कहां छोड़ देते हैं, भ्रूण कोश के अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो इस क्रिया के अंत में होता क्या है, इस क्रिया के अंत में नर युग्मक जो है, जो दो नर युग्मक थे हमारे, वो दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाते हैं। जबकि निषेचन की क्रिया में क्या होता है, हमने कहा निषेचन में नर तथा मादा युग्मक संयोजन होता है, तो संयोजन करके क्या बनाते हैं, जायगोट। तो इस क्रिया में, इस क्रिया के अंत में जायगोट बनता है, जबकि परागण की क्रिया में दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर जाकर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, द्विगुणित कोशिका नहीं बनती। परागण की क्रिया में कोई भी द्विगुणित कोशिका नहीं होती है, क्योंकि जो परागकण होते हैं वो अगुणित होते हैं और अगुणित परागकण ही जो है परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। जबकि जो निषेचन की क्रिया है इसमें द्विगुणित कोशिका बनती है और इसे हम लोग कहते हैं जायगोट। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। हम लोग देख चुके हैं कि पर परागण की क्रिया जब भी होती है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के रूप में जो है हमारे तीन माध्यम थे, वायु हमारा माध्यम था, अगला था हमारा जल और नंबर 3 था हमारा प्राणी। ठीक है, तो इनमें से किसी एक माध्यम की जो है आवश्यकता होती है परागण के लिए, जबकि निषेचन की क्रिया में ऐसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पुष्प की आकारिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकारिकी, आकारिकी यानी कि पुष्प की बाह्य संरचना। ठीक है, बाह्य संरचना, जो पुष्प की जो बाहरी संरचना है उसको देखकर आप लोग ये नहीं बता सकते कि पुष्प में परागण हुआ है या नहीं, या अगर आप पुष्प को देख रहे हैं कि इसमें परागण हुआ है या नहीं, तो पुष्प की जो परागण के बाद जो है, जिस प्रकार पुष्प पहले था उसी प्रकार से आपको बाद में दिखाई देगा, उसमें कोई खास परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पुष्प में निषेचन की क्रिया हो चुकी है तो निषेचन की क्रिया के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो है अंतर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि निषेचन की क्रिया में जो जायगोट बनेगा वो आगे चलकर भ्रूण के निर्माण को प्रारंभ कर देगा, बीजांड बीज का निर्माण करेगा और अंडाशय से फल का निर्माण हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि पुष्प की जो आकारिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि निषेचन की जो क्रिया है उस निषेचन की क्रिया के बाद जो है बाह्य संरचना में नहीं होगा, आंतरिक संरचना में भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि पुष्प की जो है, जब उसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके बाद जायगोट भ्रूण का, बीजांड बीज का और अंडाशय फल का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है।